एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वसुंधरा सिंह एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th हिस्ट्री एग्जाम्स। ओके, सो दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ द सीरीज, जहां पर पिछले 3 वीडियोस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ा था, डिस्कस किया था। एंड इन दिस वीडियो हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। हमारा जो पहला सोर्स है, इट इज फ्रॉम द चैप्टर रिबेल्स एंड द राज। ओके, एंड द टाइटल ऑफ द पैसेज इज द रिबेल ऑफ 1857 शाहमल। ठीक है, so let us read out the context. Shahmal lived in a large village in Pargana Baraut in Uttar Pradesh. He belonged to a clan of Jat cultivators whose kinship ties extended over 84 days, यानी कि 84 villages. The lands in the region were irrigated and fertile with rich dark loam soil. Many of the villagers were prosperous and saw the British land revenue system as oppressive. The revenue demand was high and its collection inflexible. Consequently, cultivators were losing land to outsiders, to traders and moneylenders who were coming into the area. Shahmal mobilized the headmen and cultivators of 84 days, moving at night from village to village, urging people to rebel against the British. As in many other places, the revolt against the British turned into a general rebellion against all signs of oppression and injustice. Cultivators left their fields and plundered the houses of moneylenders and traders. Shahmal's men attacked government buildings, destroyed the bridge over the river, and dug up metal roads, partly to prevent government forces from coming into the area, and partly because bridges and roads were seen as symbol of British rule. Okay, they sent supplies to the sepoys who had mutinied in Delhi and stopped all official communication between British headquarters and Meerut. Locally acknowledged as the Raja, Shahmal took over the bungalow of an English officer, turned it into a hall of justice, settling disputes and dispensing judgments. He also set up an amazingly effective network of intelligence. For a period, the people of the area felt that Firangi Raj was over and their Raj had come. Shahmal was killed in battle in July 1857. ओके, सो दिस इज योर कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर शाहमल से रिलेटेड आपको जो है टेक्स्ट दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम एनी 4 रिबेल्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखो, रिबेल्स का मतलब होता है वो इंसान, वो पर्सन जो कि अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, अपनी अथॉरिटी के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर देता है, बिकॉज उसको कोई चेंज चाहिए। ठीक है, तो 1857 के रिवोल्ट के आपको 4 रिबेल्स के नेम देने हैं। तो यू कैन नेम एनी ऑफ देम हियर। आई हैव आंसर्ड एज बहादुर शाह, नाना साहिब, शाहमल, एंड द 4th वन इज मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज हु वाज शाहमल। तो देखिए, आपका जो पैसेज है उसके एकदम स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन दिया गया है। शाहमल लिव्ड इन अ लार्ज विलेज इन परगाना बरौत इन उत्तर प्रदेश. He was Jat cultivator. His kinship ties extended over 84 villages. ठीक है, सो ये 2 से 3 लाइन का आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रीजन फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ज़्यादातर लोग उनके गांव में रह रहे थे, शाहमल के गांव में रह रहे थे, उनकी प्रॉस्पेरिटी का कारण क्या था, उनकी प्रॉस्पेरिटी का रीज़न क्या था। सो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, उनकी जो लैंड थी वो काफ़ी फर्टाइल थी, वेल इरिगेटेड थी, एंड साथ ही इट हैड अ रिच डार्क लोम सॉइल। ठीक है, सो दीज वर द रीजंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ द विलेज। ठीक है, दैट इज व्हाट यू कैन राइट इन द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर द पीपल अनॉयड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो जनरल मास था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश रूल से क्यों अनॉयड थे, क्यों परेशान थे। तो उसके रीजंस ये हैं, देयर लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज ऑप्रेसिव। ठीक है, यहाँ पर आपका पैसेज में मिल जाएगा, 4th से 5th लाइन पर गए देखिए, इट इज रिटन एंड सॉ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम एज ऑप्रेसिव। ठीक है, so this could be one reason. Secondly, the revenue demand was high and its collection was inflexible. ठीक है, तो यही रीजंस थे जिसकी वजह से जो आम जनता थी, जो जनरल मास था, that was annoyed with the British rule. So these will be your answers. Now moving towards the next source. So this one is from the chapter Mahatma Gandhi and the National Movement, and the topic is Charkha.
So let us read out the text. Mahatma Gandhi was profoundly critical of the modern age in which machines enslaved humans and displaced labor. He saw the charkha as a symbol of a human society that would not glorify machines and technology. The spinning wheel, moreover, could provide the poor with supplementary income and make them self-reliant. What I object to is a craze for machinery as such. The craze is for what they call labor saving machinery. Men go on saving labor till thousands are without work and thrown on the open streets to die of starvation. I want to save time and labor, not for a fraction of mankind, but for all. I want the concentration of wealth not in the hands of few, but in the hands of all. Khaddar does not seek to destroy all machinery, but it does regulate its cause and check its weedy growth. It uses machinery for the service of the poorest in their own cottage. The wheel is itself an exquisite piece of machinery. Okay, तो it is a text related to चरखा. यहाँ पर महात्मा गांधी ने बताया है the importance of चरखा. How he told here कि जो चरखा है, जो spinning wheel है, वो इंसान को self reliant बनाती है. ठीक है, तो लेट अस सी द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड. तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज महात्मा गांधी क्रिटिकल ऑफ मशीन्स. तो आंसर इज इन द वेरी फर्स्ट लाइन. महात्मा गांधी वाज प्रोफाउंडली क्रिटिकल ऑफ द मॉडर्न एज इन विच मशीन्स एंस्लेव्ड ह्यूमंस एंड डिस्प्लेस्ड लेबर. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड महात्मा गांधी गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू चरखा स्पिनिंग व्हील. तो महात्मा गांधी ने चरखा को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया. तो वी कैन आंसर इट लाइक ही कंसिडर्ड जो चरखा है, जो स्पिनिंग व्हील है, वो एक सेल्फ रिलायंट सोसाइटी का सिंबल है. ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम चरखा डिमिनिश द ग्लोरी ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी. इट सिग्निफाइड मैनुअल लेबर. ठीक है. तो ये मैनुअल लेबर को सिग्निफाई करता है, सिंबलाइज करता है. एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द पुअर विद सप्लीमेंट्री इनकम. ओके. तो these are the reasons why Mahatma Gandhi gave importance to charkha, the spinning wheel. ठीक है. And the next question is, according to Gandhi ji, what is the relation between Khaddar and machinery? So अगर पैसेज की लास्ट की लाइंस देखिए तो एज इट इज आंसर लिखा हुआ है, खद्दार डज नॉट सीक टू डिस्ट्रॉय ऑल मशीनरी बट इट रेगुलेट्स its cause and check its weedy growth. It uses machinery for the service of the poorest in their own cottages. So similarly we can answer it. According to Gandhiji, Khaddar does not destroy any machinery. On the other hand, it regulates the use of machinery. It checks the weedy growth of machines. It encourages cottage industry. In other words, Gandhiji considered चरखा as a beautiful piece of machinery. ठीक है, वो चरखा को ही itself एक machinery बताते हैं. Okay, so these answers are done. Now moving towards the next source. So this is from the chapter Bricks, Beads and Bones. ठीक है, and the topic of the source is how artifacts are identified. Okay, so let us see. Processing of food required grinding equipment as well as vessels for mixing, blending and cooking. These were made of stone, metal and terracotta. This is an excerpt from one of the earliest reports on excavations at Mohenjo-daro, the best known Harappan sites. Saddle quoins are found in considerable numbers and they seem to have been the only means in use for grinding cereals. As a rule, they were roughly made of hard, gritty, igneous rock and sandstone and mostly show signs of hard usage. As their bases are usually convex, they must have been set in the earth or in mud to prevent their rocking. Two main types have been found, those on which another smaller stone was pushed or rolled to and fro, and others with which a second stone was used as pounder, eventually making a large cavity in the nether stone. Quoins of the former type were probably used solely for grain, the second type possibly only for pounding herbs and spices for making curries. In fact, stones of this later type are dubbed curry stones. Why are women and our cook asked for the loan of one from the museum for use in the kitchen? ओके, सो दिस इज योर टेक्स्ट. चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ग्राइंडिंग इक्विपमेंट और सेडल क्वेंट्स. सो योर आंसर विल बी द सेडल क्वेंट्स हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर्स एट मोहेंजोदारो. दे वर यूज टू ग्राइंड सीरियल्स. ठीक है, तो ये जो है सीरियल्स को ग्राइंड करने के लिए यूज करे जाते थे एंड ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं इन मोहेंजोदारो.
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द सरफेस ऑफ दीज ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स, what does it indicate? So if we look at the passage here, it is written as a rule they were roughly made of hard gritty igneous rock or sandstone and mostly show signs of hard usages. ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इनका रफ सरफेस इसलिए होता होगा, ये जो है हार्ड यूजेज को शो करते हैं कि इनका बहुत ही ज़्यादा कठोरता से यूज़ किया जाता था, इसीलिए इनका जो सरफेस है काफ़ी ज़्यादा रफली, काफ़ी ज़्यादा हार्ड रॉक से बनाया गया होगा. ठीक है. एंड दे वर सेट इन द अर्थ और इन द मड सो दैट दे मे नॉट रॉक और वेवर, यानी कि उनको जो है धरती पर, उनको जो है मिट्टी में गाड़ दिया जाता होगा ताकि उनको यूज़ करते टाइम उनमें जो है कोई क्रैक ना आए, ठीक है, वो खराब ना हो. दिस कुड बी द पॉसिबल रीज़न. ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर इट्स टू काइंड्स, यानी कि जो हमको यहाँ पर बताया गया है ना, अगर हम पैसेज पढ़े तो दो टाइप के सैडल क्वर्न्स के बारे में बताया गया, राइट. सो द फर्स्ट वन इज दोज ऑन विच अनदर स्मॉलर स्टोन वाज पुश्ड और रोल्ड टू एंड फ्रो, दे वर यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स एंड सीरियल्स. तो एक टाइप बताया गया है जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होगा एंड एक छोटा सा पत्थर उसके ऊपर रोल करके जो है यूज़ किया जाता होगा. बेसिकली जो आज के ज़माने का सिलबट्टा होता है ना, तो इट इज़ सिमिलर टू दैट ओनली, ठीक है. एंड द सेकेंड टाइप इज दोज विद विच सेकेंड स्टोन वॉज यूज एज अ पाउंडर, दे वर यूज टू ग्राइंड हर्ब्स एंड स्पाइसेस. ठीक है, बाकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है पैसेज से ही आंसर देना है, तो ये दोनों ही चीज़ें पैसेज में भी एज इट इज़ लिखी हुई है, ठीक है. तो आप वही चीज़ कॉपी करके लिख देंगे. यहाँ पर आपको दो टाइप्स बताने हैं, ठीक है. जो सैडल क्वर्न्स पाए गए हैं दो टाइप के, वो टाइप्स क्या हैं वही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एस्पेक्ट्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर डू दीज ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स हाईलाइट. तो ये जो ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स मिले हैं हड़प्पन कल्चर में, ये हाईलाइट क्या करते हैं, किस चीज़ को ये हाईलाइट करते हैं. सो ये हाईलाइट करते हैं कि हड़प्पन कल्चर में भी फूड की प्रोसेसिंग होती होगी एंड उस टाइम पर भी लोगों को पता होगा द आर्ट ऑफ ग्राइंडिंग एंड कुकिंग एंड दे ऑल्सो न्यू अबाउट हर्ब्स एंड द स्पाइसेस. दीज कुड बी द पॉसिबल रीजन, ठीक है. सो योर आंसर विल बी दे टेल अस अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ फूड इन द हड़प्पन कल्चर, द पीपल न्यू द आर्ट ऑफ ग्राइंडिंग एंड कुकिंग, they also knew about the herbs and the spices. So इस तरह से you can write the answers. I hope it is clear to you guys and that's it for today's video. यहाँ पर हमने कुछ important source based questions को discuss किया and if you haven't watched the previous videos you can check them as well. And if you like the video give it a thumbs up, subscribe to my channel, share among your friends and मिलते हैं next video में. Till then stay tuned. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के.